हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 24 मई 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो यहाँ पर सबसे पहली हेडिंग ली गई है कि मनोहर लाल, महबूबा, मेनका व राज बब्बर की सीटों पर कल मतदान। देखिए, देश में चल रहे लोकतंत्र के महापर्व में एक बार फिर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का समय आ गया है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार गुरुवार को थम गया। इसके साथ ही 8 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यहां 25 मई को यानी शनिवार को वोट डाले जाएंगे। इनमें दिल्ली और हरियाणा की सभी सीटें शामिल हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की अनंतनाग, राजौरी सीटों के लिए भी इसी चरण में मतदान होगा। इस सीट पर वैसे तो तीसरे चरण में ही चुनाव मतदान होना था, लेकिन खराब मौसम चलते इसे छठे चरण के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। 7 चरणों के इस चुनाव में छठे चरण में जिन चर्चित और दिग्गज चेहरों की किस्मत दांव पर लगी है, उसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत और अभिनेता राज बब्बर, केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और पूर्व कई मंत्री इसमें शामिल हैं। 1971 में मैं पीएम होता तो करतारपुर साहिब लेकर ही 90,000 पाकिस्तान सैनिकों को छोड़ता। करीब 2.25 साल बाद पंजाब पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्य में अपनी पहली चुनावी रैली में सिख जनमानस के तारों को छेड़ दिया। केसरी पगड़ी पहने मोदी ने श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर को खोलने का जिक्र करते हुए कहा कि 1947 में सत्ता के लिए देश का बंटवारा किया गया। हमारा यह पवित्र गुरुधाम पाकिस्तान में रह गया था। 1971 में युद्ध में भारत ने 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करा लिया, लेकिन अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो श्री करतारपुर साहिब को लिए बिना उनके सैनिकों को नहीं छोड़ता। 7वें चरण में होने वाले मतदान को लेकर प्रधानमंत्री का फोकस पंजाब पर आ गया है। गुरुवार को पटियाला में रैली के बाद वह दिल्ली लौट गए। शुक्रवार को जालंधर और गुरदासपुर में जनसभा करेंगे। गुरुवार को रैली में जय श्री राम के उद्घोष के बीच मोदी ने एनडीए सरकार के कराए उन कामों पर मुहर लगवाई जिनको लेकर सिख जनमानस ने नुक्ताचीनी होती है। खास तौर पर वीर बाल दिवस को देश भर में मनाने पर उन्होंने कहा कि अपने शौर्य के लिए जाने जाने वाली फतेहगढ़ साहिब की धरती के बारे में ना तो केरल वालों को पता है और ना ही तमिलनाडु वालों को। यह जानकर मेरा मन बड़ा खट्टा था, इसलिए वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत की गई है। लेकिन आज जब पंजाब में भी इसकी नुक्ताचीनी देखता हूं तो मुझे चिंता होती है। शेयर मार्केट की न्यूज़ है। नए शिखर पर सेंसेक्स और निफ्टी, इसको स्किप करेंगे। 2 दशकों में देश का वन क्षेत्र 23.3 लाख हेक्टेयर घटा है। भारत ने पिछले 2 दशकों में अपना 23.3 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र गंवा दिया है। लिहाजा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने सोमवार को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब तलब किया है। इससे हरे भरे क्षेत्र, पूर्वोत्तर की हरियाली भी प्रभावित हुई है। एनजीटी ने ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के लिए खाद्य व कृषि संगठन के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि भारत में 2015 से 2020 तक प्रति वर्ष 6,68,000 हेक्टेयर वनों की कटाई की दर थी, जो विश्व स्तर पर दूसरा सबसे अधिक है। एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायिक सदस्य जस्टिस अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर ए सेंथिल वेल ने ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि 2000 के बाद से भारत ने वर्ष 2023 तक अपने 23.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हरे भरे वनों को गंवा दिया है। चाबहार को लेकर भारत के समर्थन में आया तालिबान। अफगानिस्तान में सत्ता संभाल रहे तालिबान ने चाबहार पोर्ट को लेकर खुलकर भारत का समर्थन किया है। साथ ही यह भी संकेत दिया है कि अभी तक आयातित उत्पादों के लिए पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर पूरी तरह से निर्भर अफगानिस्तान प्रशासन चाबहार पोर्ट को अपनाने को तैयार है। इसके साथ ही तालिबान ने पूर्व की अफगानिस्तान सरकार के कार्यकाल में भारत और ईरान के साथ वर्ष 2016 में किए गए 3 पक्षीय समझौते को मान्यता देने का संकेत दिया है। तालिबान के प्रवक्ता
जबीबुल्लाह मुजाहिद ने चाबहार पोर्ट के बारे में एक विस्तृत बयान जारी किया है। यह बयान भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट के प्रबंधन को लेकर किए गए समझौते के बाद आया है। बताया जा रहा है कि चाबहार पोर्ट को लेकर पूर्व में किए गए 3 पक्षीय समझौते को नए सिरे से लागू करने को लेकर भारत, ईरान व तालिबान के बीच वार्ता हो रही है। यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि अभी इन तीनों के लिए उनके रिश्ते तनावपूर्ण हैं। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि अफगानिस्तान अपने आयात और निर्यात के लिए अभी पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर काफ़ी हद तक निर्भर है, लेकिन चाबहार पोर्ट उसे एक विकल्प देता है, जिससे एक ही कॉरिडोर पर अफगानिस्तान की निर्भरता खत्म हो जाएगी। इस पोर्ट से भारत, मध्य एशिया और अन्य क्षेत्रों के बाजार तक संपर्क स्थापित हो सकता है। मतदान केंद्र का थीम इस बार होगी हरी धरती। नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन में बना मतदान केंद्र इस बार खास होगा। यहाँ पर मतदान के रूप में स्वयं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, मतदाता के रूप में द्रौपदी मुर्मू हैं। मॉडल मतदान के केंद्र के रूप में चिन्हित किए गए इस केंद्र को हरी झंडी के थीम पर सजाया जाएगा। यह पहल नई दिल्ली जिला निर्वाचन कार्यालय ने किया है। इसके साथ ही एनडीएमसी भी इस केंद्र को फूल पत्तियों से सजाएगा। शनिवार को मतदान दिवस 25 मई के दिन नई दिल्ली की जिलाधिकारी राष्ट्रपति भवन में राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय में मतदान केंद्र बनाया गया है। यहीं पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मतदान करेंगी। राष्ट्रपति का मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ के साथ नई दिल्ली की जिलाधिकारी ईशा खोसला मौजूद रहेंगी। नई दिल्ली जिला निर्वाचन कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि देश के प्रथम नागरिक के मतदान केंद्र मॉडल केंद्र बनाया गया है। इस साल पर्यावरण की चिंताओं को देखते हुए इस केंद्र को हरी धरती की थीम दिया गया है। एक ये न्यूज़ आई है कि रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर दहन किया जाएगा अकबर। मध्य प्रदेश के गढ़ मंडला की वीरांगना रानी दुर्गावती का 5वें जन्म शताब्दी समारोह यादगार बनाने के लिए पहली बार उनके जन्म दिवस पर मुगल शासक अकबर और उनके सेनापति आसफ खां के पुतलों का दहन किया जाएगा। इसे एक नई परंपरा के रूप में शुरू किया जा रहा है। इसके बाद हर वर्ष इस दिन विशेष जिले में पुतला दहन जनजातीय बहुल्य क्षेत्र बैरह में होगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश के महोबा के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की सुपुत्री रानी दुर्गावती का विवाह 1542 में मध्य प्रदेश के गढ़ मंडला के राजा दलपत शाह के साथ हुआ था। रानी दुर्गावती ने मुगल साम्राज्य के विस्तार का विरोध किया था और अकबर और उनके सेनापति आसफ खान से युद्ध लड़कर अपना परचम लहराया था। सोलह वर्षीय काम्या कार्तिकेयन ने फतह किया एवरेस्ट। 12वीं कक्षा की काम्या कार्तिकेयन ने 16 वर्ष की उम्र में विश्व की सबसे ऊंची चोटी फतह कर रिकॉर्ड बना दिया। वह इतनी कम उम्र में ऐसा करने वाली पहली भारतीय और दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की लड़की बन गई हैं। काम्या के पिता नौसेना में कार्य करते हैं। अपने पिता नौसेना के कमांडर एस कार्तिकेयन के साथ उन्होंने 20 मई को एवरेस्ट की चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की। इस सफलता को लेकर भारतीय नौसेना ने उन्हें बधाई दी है। वह मुंबई स्थित नेवी चिल्ड्रन स्कूल की छात्रा हैं। काम्या पर्वतारोहण में 6 महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रही हैं। सातों शिखर पर फतह हासिल करने वाली सबसे युवा लड़की का रिकॉर्ड बनाने के लिए वह दिसंबर में अंटार्कटिका में माउंट विंसन मैसिफ की चढ़ाई करेंगी। हाईकोर्ट के व्यक्तिगत पेशी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक कलह के एक मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के एक आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि दोनों पक्ष के लोगों को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि यह उनकी समझ से परे है कि ऑनलाइन पेशी का विकल्प उन्हें क्यों नहीं दिया गया। हाईकोर्ट के समक्ष प्रथम दृष्टया विवाद ऐसा नहीं था कि दोनों लोगों को व्यक्तिगत रूप से बुलाना जरूरी हो, खासकर तब जब उनमें से एक व्यक्ति गंभीर बीमारी के बावजूद मुंबई से यात्रा करके आता है। नेक्स्ट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज से कि हाथ के कितने बदलेंगे हालात। यहाँ पर कांग्रेस को टारगेट किया गया है, क्योंकि 2014 और 2019 में जो स्थिति रही कांग्रेस की, उससे भी गंभीर यानी कि एक और गड़बड़ स्थिति बनती नज़र आ रही है 2024 के इलेक्शन में, क्योंकि कई जो वरिष्ठ नेता हैं वो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का हाथ थाम रहे हैं।
या फिर कांग्रेस में जो गुटबाजी देखने को मिल रही है उसके भी दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं कांग्रेस के लिए। इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट है शीर्ष नेतृत्व का कमजोर होना। कोई मुद्दा न होने की वजह से भी शीर्ष नेतृत्व और इंडी गठबंधन में कई प्रधानमंत्री उम्मीदवार होने की खबरों के बीच ये संगठन या ये जो पार्टी है कांग्रेस वो और कमज़ोर होती जा रही है। राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं उससे संगठित तो उतना होते हैं, लेकिन जब संगठित होते हैं लेकिन उसी जिस राज्य से वो क्रॉस करते हैं उसी राज्य में चुनाव हार जाते हैं, चाहे वो स्टेट इलेक्शन ही क्यों ना हो। इसी को देखकर यहाँ टारगेट किया गया है कि जब शीर्ष नेतृत्व में इतनी खामियां हैं, एक ही परिवार की पार्टी बनकर रह गई थी, उसमें अब दिखाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन अभी भी जो कमांड है वो सोनिया गांधी के हाथों में है। ऐसी कई बातें मीडिया में आती रहती हैं, कार्यकर्ता तक समझते हैं इन सब बातों को, इसलिए विपक्षी जो है खासतौर पर भाजपा या आम आदमी पार्टी वो भी कांग्रेस को लगातार टारगेट करती रहती है। इंडी गठबंधन जो बना है उसको बनाने का जो मेन मोटिव ही यही था कि कांग्रेस को और मजबूत किया जाए, क्योंकि जो और पार्टियां हैं वो राष्ट्रीय पार्टियां नहीं, वो क्षेत्रीय, उनका क्षेत्र में ज़्यादा दबदबा है, जैसे कि सपा हो गई या फिर आम आदमी पार्टी हो गई। ये सब एक राज्य वाली आप पार्टियां कह सकते हैं, हालांकि हैं राष्ट्रीय पार्टियां, लेकिन इनका जो दबदबा है वो एक राज्य में, जैसे कि सपा का उत्तर प्रदेश में और आम आदमी पार्टी का दिल्ली में माना जाता है, पंजाब में माना जाता है। ऐसे कई, जैसे तृणमूल कांग्रेस है, उन्होंने हालांकि बाहर से समर्थन दिया हुआ है, उनका पश्चिम बंगाल में दबदबा माना जाता है। तो इस वजह से भी कांग्रेस का जो हाथ है वो थोड़ा सा मजबूत दिखाई दे रहा है कि अगर इन लोग सब ने अपने अपने क्षेत्र में भी पार्टियां सीटें जीती तो वो मिलकर इंडी गठबंधन को मजबूत करेंगे। लेकिन क्या वो जो आंकड़ा है बहुमत का उसको टच कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं दिख रहा है। लेकिन जो कांग्रेस के हालात हैं वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बड़े बड़े नेता, जो प्रमुख नेता थे, वो इनको छोड़कर, यानी कि पार्टी को छोड़कर या तो भाजपा में शामिल हो रहे हैं या फिर निर्दलीय लड़ना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो जो कांग्रेस की स्थिति है वो ख़राब होती जा रही है। अपने जो इनका गढ़ होता था, अमेठी जैसा गढ़, वहाँ राहुल गांधी हार गए थे, अब वो रायबरेली पहुँचे हैं। रायबरेली भी कांग्रेस का गढ़ है, वहाँ पर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन स्थिति ये देखनी होगी कि क्या वो चुनाव यहाँ से जीत पाते हैं, ये महत्वपूर्ण होगा देखना। लेकिन कांग्रेस की स्थिति अभी भी खराब बनी हुई है। आर्थिक भविष्य का प्रवेश द्वार चाबहार। तो ये चुनावी सरगर्मी के बीच मोदी सरकार ने विकास प्रतिबद्धताओं को प्राथमिकता देते हुए गत दिनों चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन एवं परिचालन के लिए समझौता किया है। ईरान में स्थित चाबहार पहला ऐसा बंदरगाह है जो विदेशी धरती पर होने के बावजूद भारतीय नियंत्रण में रहेगा। यह समझौता वैश्विक भू राजनीति में ही भारत को बढ़त नहीं दिलाएगा, बल्कि विदेश व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए एक नई पृष्ठभूमि भी तैयार करेगा। चाबहार बंदरगाह के परिचालन से एक तरफ पाकिस्तान के अस्थिर व्यापार मार्ग पर निर्भरता कम होगी, तो दूसरी ओर भारत के व्यापार को नई ऊंचाइयां मिलने में सतत विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। वर्ष 2002 में पहली बार तत्कालीन ईरानी राष्ट्रपति सैयद मोहम्मद खातमी एवं भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए चाबहार बंदरगाह को बनाने पर सहमति व्यक्त की गई थी। भारत के लिए इसके दो स्पष्ट उद्देश्य थे। पहला, चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना और एवं दूसरा, पाकिस्तान के व्यापार मार्गों के विकल्प की तलाश करना। इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति 2016 में मोदी सरकार में हुई, जब चाबहार में शहीद बेहिश्ती टर्मिनल को विकसित करने के लिए भारत ने ईरान और अफगानिस्तान के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया। चाबहार बंदरगाह विकसित करने में भारत के निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसके कारण 2019 में भारत को चाबहार बंदरगाह के प्रयोग का अधिकार मिल गया, जिस भारत को प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण करना होता था। हालांकि इसके कारण भारत स्थायी तौर पर कोई आर्थिक रणनीति बनाने एवं उसके प्रयोग के लिए आश्वस्त नहीं था। भारत के सभी बंदरगाहों में चाबहार बंदरगाह तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसके आगे सड़क एवं रेलवे ट्रैक द्वारा कैस्पियन सागर से होते हुए रूस और उसके आगे यूरोपीय देशों तक पहुंचने का विकल्प मिलता है। इस बंदरगाह के माध्यम से ईरान के प्रमुख शहर तेहरान से गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे से भी आसानी से जुड़ सकते हैं। मध्य एशिया के लैंड लॉक देशों के लिए 7200 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर हिंद महासागर तक पहुंचने का सुरक्षित एवं सुगम मार्ग है। यह एक बहुउद्देशीय परिवहन मार्ग है जिसके द्वारा तुर्की, इस्तांबुल, बुल्गारिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान से आगे चीन तक पहुंचा जा सकता है।
चाबहार बंदरगाह से ईरान को भी लाभ होगा, जो पहले से ही अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों को झेल रहा है। भारत क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान करते हुए अफगानिस्तान को विभिन्न तरह की सहायता पहुंचाने के लिए इसी बंदरगाह का उपयोग करता है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बदलती परिस्थितियों में भारत का रूस से तेल आयात काफ़ी बढ़ा है। भारत ने अमेरिकी दबाव को न मानते हुए रूस से होने वाले तेल आयात से 25 से 30 अरब डॉलर बचाए हैं। चाबहार बंदरगाह समझौते के बाद रूस और भारत के व्यापार में और बढ़ोतरी होगी। चाबहार बंदरगाह द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का सामरिक प्रभाव बढ़ने से भू राजनीतिक स्थिरता भी मजबूत होगी। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, जो है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़, आरबीआई के रिकॉर्ड लाभांश से बाजारों में तेज उछाल। वाकई में कल शेयर मार्केट काफ़ी पीक पर रहा और अच्छा कारोबार, जो अभी शेयर मार्केट करते हैं उन्होंने अच्छा कारोबार किया, प्रॉफिट गेन किया होगा। और जो आरबीआई के रिजल्ट थे, यानी कि जो लाभांश था केंद्र सरकार को देना था, उसकी वजह से ये आया है तेजी। बीते एक दशक के दौरान भारत में 8 ट्रिलियन डॉलर का निवेश। पिछले एक दशक में भारत में 8 ट्रिलियन डॉलर का सार्वजनिक और निजी क्षेत्र निवेश किया गया है। यह देश की आज़ादी के बाद से किए गए कुल निवेश के आधे से अधिक है। डीएसपी एजेंट मैनर्स के मुताबिक 1947 में देश की आज़ादी के बाद से अब तक विभिन्न निवेश पर 14 ट्रिलियन डॉलर खर्च किए गए हैं। इसमें परिवार द्वारा आवास पर खर्च, सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे के निर्माण पर खर्च और निजी पूंजी व्यय शामिल है। वहीं सरकार ने पिछले 10 वर्षों में नए निवेश पर 8 ट्रिलियन डॉलर का खर्च किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार अपने प्रत्येक वार्षिक बजट में पूंजीगत व्यय आवंटन को बांटती रही है। ब्रिटिश हथियारों से वार हुआ तो ब्रिटेन पर करेंगे हमला। यूक्रेन ने ब्रिटेन के दिए हथियारों से यदि रूस की धरती पर हमला किया तो रूस जवाब में ब्रिटेन पर हमला करेगा। यह बात रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखरोवा ने कही है। रूस की यह चेतावनी पश्चिमी देशों को यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार देने के खतरों को आगाह करने के बाद आई है। अमेरिका ने इस खतरे को काफ़ी हद तक ध्यान में रखा है, लेकिन ब्रिटेन सहित कई यूरोपीय देश यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार देने की पैरोकार करते रहते हैं। रूसी प्रवक्ता ने स्पष्ट कहा कि रूस पर हमले की स्थिति में यूक्रेन में और उसके बाहर स्थित ब्रिटिश ठिकाने रूसी हमलों का निशाना बनेंगे। विदित हो कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरून ने कहा है कि यूक्रेन को अधिकार है कि वह ब्रिटेन के दिए हथियारों का इस्तेमाल रूस की धरती पर हमलों के लिए करे। ताइवान के आसपास चीनी सेना का जोरदार सैन्य अभ्यास, तनाव बढ़ा। ताइवान में इस सप्ताह नए राष्ट्रपति लाइंग चिंगते के पदभार संभालने के बाद से चीनी आक्रामकता बढ़ गई है। चीन ने गुरुवार को ताइवान के पश्चिमी, उत्तरी व दक्षिणी क्षेत्रों की ओर थल सेना और नौसेना यूनिट ने जेट व मिसाइलों के साथ युद्ध अभ्यास किया है। चीनी सेना का कहना है कि ताइवान के आसपास 2 दिनी अभ्यास का उद्देश्य आज़ादी की मांग करने वाले अलगाववादियों को दंडित करना है। वहीं ताइवान के राष्ट्रपति ने कहा है कि वह बाहरी चुनौतियों को खतरों के विरुद्ध आज़ादी और लोकतंत्र की रक्षा करते रहेंगे। चलिए, तो ये आज का 24 मई 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।